नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक दूसरा जंगल यह पाठ पढ़ेंगे। यह एक संवादात्मक कहानी है। इसकी लेखिका चित्रा मुदगल जी हैं। तो सबसे पहले हम लेखिका के परिचय के बारे में जान लेंगे और गद्य संबंधी विषय के बारे में जान के फिर आगे कहानी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पहले लेखिका का परिचय पढ़ते हैं। परिचय। चित्रा मुदगल जी लेखन में वर्तमान समाज में रिद्धती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से करती हैं। आपकी प्रमुख कृतियां जो है एक जमीन अपनी, आवा आदि ये सब उपन्यास है। भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह है। जीवक मणिमेख आदि ये बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि ये बाल कथा है। तो हम ये परिचय के बारे में जानकारी हो गया। आगे हम गद्य संबंधी विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो है यह इसकी विधा जो है वो है संवादात्मक कहानी। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। इस कहानी में जो है बच्चे, हमें प्राणी से प्रेम रखना चाहिए, हमें उनके ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए आदि विषय पर हमें बताया गया है। क्योंकि एक खरगोश के माध्यम से हमें बच्चों के मनोभाव से अवगत कराया गया कि बच्चों का किस तरह से मानसिक स्थिति होती है। अगर वो किसी छोटे जानवर को देखते हैं तो वो उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वह थोड़े भी जानवर को उनको तकलीफ़ होती है तो इससे बच्चे भी दुखी होने लगते हैं। यह उनकी स्थिति को दिखाया गया है इस कहानी में। तो बच्चों, आओ हम यह जंगल ये पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। तविशा जो थी वो मांडवी जी की बहू थी। वो एक अध्यापिका थी। वह हमेशा हर जगह पढ़ाने जाती थी, विद्यालय में और ट्यूशन क्लासेस वगैरह ये सब में पढ़ाने जाती थी। तो रीडर अणिमा जोशी के यहाँ पर वो पढ़ा रही थी। तभी तविशा ने उनको फ़ोन किया और फिर बोली कि आंटी, मुझे अम्मा से बात करना है। अम्मा यानी माँ जी से, यानी उसकी सास से बात करना है। तो जो अणिमा जोशी थी वो असमर्थता जताती है, यानी वो कार्य करने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो उन्हें दे सके फ़ोन बात करने के लिए। इसके लिए वो कहती हैं कि अणिमा जोशी जी हैं जो वो इनके लिए कहती है, मांडवी दीदी के लिए कहती है कि वो अभी कक्षा में है, वो कक्षा ले रही हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगी मैं उन्हें बता दूंगी। फिर लेकिन तविशा जो थी वो काफ़ी परेशान थी। इसके लिए वह अणिमा जोशी जी तविशा से पूछती, आखिर बात क्या है, घर में सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल यानी सब ठीक होना तो है ना। तो फिर तविशा परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ। तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा। अनुशासन भंग होना यानी नियम टूटना, डिसिप्लिन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, नियम।
तो फिर वो कहती, और झिझक यानी संकोच, लज्जा। तो ये अणिमा जोशी इनसे पूछती हैं, तविषा से जब पूछती हैं कि क्या घर में कुछ प्रॉब्लम है, सब ठीक ठाक तो है ना, तो तविषा उन्हें जो भी परेशानी थी उसके बजाय वो फिर से उनसे आग्रह करने लगती है, निवेदन करने लगती है कि आंटी अम्मा जी से बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर वो कहती हैं कि नहीं, इससे वो कक्षा ले रही हैं और इससे नियम भंग होगा, इसके लिए मैं जब वो बाहर आएंगी तभी उनसे बात करवा पाऊँगी। फिर तो वो बताती है आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों, जो भी बात है तुम मुझे बता दो, उसमें संकोच मत करो। तब तविषा जो है उन्हें बताती हैं कि आंटी, घर में अम्मा जी ने जो 2 जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे थे उसमें से अब एक नहीं रहा, यानी उसमें से सोनू, जो इनके नाम थे सोनू और मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा, वो मर गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं। रीडर अणिमा जोशी को फिर तविषा बताती है कि 10:30 बजे के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। बुहारते यानी झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीखकर तविषा को पुकारा, छोटी बिजी। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोमपल की तरह झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है ही नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। तो फिर जब तविषा इस तरह से अपनी बातें बताती हैं अणिमा जोशी जी को कि 10:30 बजे के करीब कामवाली घर पे आई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, और जब वो बैठक बुहार रही थी, यानी बैठक की साफ़ सफाई कर रही थी, तभी सोनू पर उसकी नज़र पड़ती है और वह देखती है और कहती है कैसे किस तरह से यह घोड़े बेचकर सो रहा है। फिर वो उसका खरगोश की टांग पकड़कर वो उससे बाहर, सोफे से बाहर खींच लेती है, लेकिन फिर भी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कुछ भी हलचल नहीं होता है, वो जैसे का तैसा ही रहता है। तब वो काम वाली बाई जो थी वो बुदबुदाती है कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी बेखबर होकर सोना, शैतान कहीं का, ऐसा करके बोलता है। और फिर तभी भी लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं होती है, यानी बिल्कुल भी हलचल वो नहीं करता है, वो जैसे का तैसा ही रहता है। फिर वह देखकर उसको घबरा जाती है और फिर वो काम वाली बाई तविषा को बुलाती है छोटी बीजी करके। और जब तविषा आती है तो वो अचेत सोनू को देखकर, यानी अचेत यानी जिसमें प्राण ना हो, यानी बेखबर जो एकदम हो, वो उसको देखकर घबरा जाती है और उसको अपने गोद में उठाती है। जैसे ही वो गोद में उठाती है उसकी गर्दन जो है एक साइड से दूसरी साइड तक झूल जाती है, टूटी कोमपल की तरह। टूटी कोमपल जो होते हैं एकदम नई पत्तियां जिस पे आते हैं, नए नए पेड़ों पर जब नई पत्तियां आती है तो उसे कोमपल कहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो टूट गया हो और वैसे ही झूल जाता है, और उसको फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर भी नहीं रहता है। तो फिर तविषा क्या करती है, बच्चों के डॉक्टर को घर पे बुलाती है और उसे दिखाती है सोनू को। डॉक्टर देखते ही कह देता है कि सोनू में प्राण नहीं है, यानी सोनू जो है वह मर चुका है, उसके जान नहीं है। इतना बात वो अणिमा जोशी को बताती है तविषा और कहती है, आंटी, अम्मा को आप जल्द से जल्द घर पर भेज दीजिए क्योंकि एक घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। पीयूष जो होता है वह ये मांडवी दीदी का पोता रहता है, यानी तविषा का लड़का रहता है जो कि स्कूल में पढ़ता है, छोटा रहता है वह। तो इसके लिए फिर वो उनसे इतना बात बोलकर वो फ़ोन रख देती हैं। फिर आगे क्या होता है ये हम पढ़ते हैं अभी। मांडवी दी घर पहुंची
सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता तो कभी बाएं से, निश्चेष्ट यानी एकदम निष्प्राण होकर, जिसमें बिल्कुल भी जान ना हो। और वो गुमसुम यानी उदास, परिक्रमा करना यानी चारों तरफ चक्कर लगाना। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। स्तब्धता यानी जो शांतता था, एकदम एकदम शांत था वो ना, तो उसकी शांति को तोड़ना मांडवी दी को जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ न। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। तो जैसे ही जब मांडवी दी घर पे पहुंचती हैं तो वो देखती है कि सोनू जो खरगोश है वो फर्श पे, सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पे निश्चेष्ट यानी एकदम निष्प्राण पड़ा हुआ है। और पीयूष जो उनका पोता रहता है वो भी एकदम उदास बैठा हुआ रहता है। और जो मोनू रहता है, यानी जो सोनू मोनू दो खरगोश रहते हैं, तो सोनू तो मर जाता है और जो मोनू रहता है वो भी सोनू की परिक्रमा लगाता रहता है। उसके चारों तरफ कभी दाएं खड़ा होता तो कभी बाएं खड़ा होता और उसको देखता रहता। और पीयूष जो था एकदम शांत था। तो दादी को लगा इस तरह से अगर वो एकदम शांत रहेगा तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो पहली बार अपने ज़िंदगी में, मतलब पहली बार किसी मौत को देख रहा था, यानी कोई उसके सामने पहली बार मरा था। तो इसलिए फिर वह उनको समझाने लगती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा कभी नहीं होता था कि जब वो घर की घंटी बजाई और तीनों भी दरवाज़ा खोलने के लिए ना आए। लेकिन दरवाज़ा तो खोलता सिर्फ पीयूष ही था, क्योंकि वो दोनों तो छोटे थे खरगोश लोग, सोनू और मोनू। लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खोलने की प्रतिक्रिया करते थे, यानी वो अपने पंजों को दरवाजे पे लगा देते थे और उस दरवाजे के तरफ मुंह करके अपना उठाकर देखते रहते थे। तो फिर दादी ने पीयूष को अपने गले से लगा लिया और फिर पीयूष उनसे रोने लगा और कहती है, दादी दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाओ, इसको डॉक्टर को दिखाओ। और फिर कहता है कि मम्मी गंदी है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कह रही हैं कि सोनू मर गया। यानी तविषा जो थी वो पीयूष को पहले से ही बता देती है कि सोनू मर गया। इसके लिए वो उसको लगता है कि मम्मी अच्छी नहीं, मम्मी गंदी है, सोनू बीमार है, वो मरा नहीं है। आगे फिर क्या होता है हम ये देखते हैं। वह रुधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। काली बदली उसके चेहरों पर उतर आई। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दें। तो वो अणिमा जोशी का मन भी एकदम उदास था, वो भी अंदर से रो रही थी, लेकिन अपने रुधे हुए स्वर को, यानी रोते हुए आवाज़ को ठीक करते हुए इसको पीयूष को वो समझाने लगती हैं और कहती हैं कि पीयूष ऐसे नहीं रोते बेटा, क्योंकि सोनू को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता था।
और फिर वो अपने गोदी में मोनू को उठा लेती है, अपने हथेली में लेकर उसको सीने से सटा लेती है। उनको उस मोनू की हिचकी का भी एहसास होता है। वो मतलब उनको लेकर ऐसा लगता है कि जैसे मोनू भी रो रहा है और रोने की उसको सिसकियाँ आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पर मानो एकदम काली बदली छा गई हो। फिर अणिमा जोशी के मोबाइल से जब वो ट्यूशन क्लासेस से निकल रही थी तभी अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने उनके बेटे, अपने मांडवी दी के बेटे का नाम शैलेश था, उन्होंने अपने बेटे को ऑफिस में दफ्तर में फ़ोन कर दिया था कि वो वहाँ से निकल जाए क्योंकि ऐसा ऐसा सोनू जो है वो मर गया है। तो फिर उनके बेटे शैलेश उनसे कहते हैं कि आप वॉचमैन से कहकर, यानी चौकीदार से कहकर जो अपार्टमेंट्स के पास नाला है उसमें ही फिकवा दो, ऐसा शैलेश कहता है। लेकिन मांडवी दी मना कर देती है उसे। तो आगे हम फिर देखते हैं कि क्या कैसे होता है उस सोनू का। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुँचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुँचता हूँ, शैलेश ने कहा था। शैलेश को ऐसा लगता है कि पीयूष अगर सोनू को ऐसा मरा हुआ देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है। इसके लिए वो सोचता है कि पीयूष के घर आने से पहले ही वह खरगोश को, यानी सोनू को नाले में फिकवा दे। लेकिन जो मांडवी दीदी रहती है वो तुरंत मना कर देती है कि हम इस तरह से हालात से भागने के बजाय, यानी जो सिचुएशन था उस समय का, उस स्थिति से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए और हमें पीयूष को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से हम उसको नाले में फिकवा देंगे और बाद में जब पीयूष आएगा और सोनू के बारे में पूछेगा तो उसके प्रश्नों का जवाब हम सबको देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जो है सामने है हम वैसा ही सब कुछ करेंगे। और वो मांडवी दी फिर कहती हैं कि अपने बेटे शैलेश से कि मैं चाहती हूँ कि ये सोनू का जो है अंतिम संस्कार घर के बच्चे की तरह हो। और फिर वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कहती है। शैलेश कहता है ठीक है, मैं घर पहुँचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ऐसा मांडवी दी पहले से ही पीयूष को समझा कर रखती है कि तुम्हारे पापा सोनू को ज़मीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर नन्हे बच्चों की मौत हो जाती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इस तरह से आगे का क्या है वो हम पार्ट दूसरे में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब हम आगे क्या होता है और फिर पीयूष क्या क्या करता है और उसका किस तरह से जानवरों के प्रति लगाव था वो दिखाया जाता है। तो हम ये बच्चों दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।